डी का भाग थर्ड आधुनिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन। कलकत्ता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थान द्वारा स्थापित किए गए थे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड बरेन हेस्टिंग्स। बरेन हेस्टिंग्स 1772-1785 बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। इसके शासनकाल में हुए प्रमुख कार्य: बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति 1772, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 और 82, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 और 84, कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्व बोर्ड की स्थापना तथा कोष को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया गया। में से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई? राइट ऑप्शन डी हो जाए कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, और एकला चला रे, अमार सोनार बांग्ला और चित्त जेथा भयशून्य, ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध हैं। कदम कदम बढ़ाए जा नामक रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई थी। यह सुभाष चंद्र बोस द्वारा संगठित आज़ाद हिंद फौज का तेज कदम ताल गीत था। इसे सन 1942 में कप्तान राम सिंह ने संगीतबद्ध किया था। यह आगे चलकर भारत में एक लोकप्रिय देशभक्ति गीत बन गया। भारतीय सेना का कदम ताल गीत भी यही है। एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रुमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा देवबंद आंदोलन। एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रुमाल देवबंद आंदोलन से शुरू हुआ था। इसके तहत रुमाल पर गुप्त संदेश लिखकर भेजा जाता था, जिससे अंग्रेजी फौज को आंदोलन के तहत की जाने वाली गतिविधियों की खबर न लग सके। दारुल उलूम देवबंद की आधारशिला 30 मई 1866 को हाजी आबिद हुसैन व मौलाना कासिम नौतवी द्वारा रखी गई थी। देवबंद वहाबी विचारधारा इस्लामी शिक्षा दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट ऑप्शन बी हो जाए किशोरी मोहन गांगुली। महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय किशोरी मोहन गांगुली थे। किशोरी मोहन गांगुली थे। 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा सिखों को पनाह दी थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा गुरु हर राय। 17वीं सदी में सिख गुरु हर राय ने दारा सिखों को पनाह दी थी। दारा सिखों शाहजहां का बड़ा बेटा और औरंगजेब का बड़ा भाई था। गुरु हर राय का कहना था कि दारा सिखों मुसीबत में थे और एक सच्चा सिख होने के नाते उन्होंने उनकी मदद की। निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से कौन सा युगांतर पार्टी का सदस्य नहीं था जो 1906 में शुरू हुई थी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। युगांतर पार्टी स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र आंदोलन करने वाला एक गुप्त संगठन था। अनुशीलन समिति के साथ मतभेद के कारण सन 1906 में युगांतर पार्टी की स्थापना हुई। अरविंद घोष और बरीन्द्र घोष, अमरेंद्र चटर्जी, सूरसेन और भूपेंद्र नाथ आदि इस पार्टी के सदस्य थे। राष्ट्रवादियों में दादा भाई नौरोजी युगांतर पार्टी के सदस्य नहीं थे। युगांतर पार्टी के सदस्य नहीं थे। 1946 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन तेभागा आंदोलन शुरू किया गया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बंगाल। यूपीएससी बैच 22 दिसंबर 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है ये। तेभागा आंदोलन 1946-47 में किसान सभा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का किसान मोर्चा द्वारा बंगाल में शुरू किया गया महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसमें किसानों ने फिलाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 के लिए संघर्ष किया था। यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह थे। यह बंगाल के 28 से 15 जिलों में फैला, विशेषकर उत्तरी और तटवर्ती सुंदरबन क्षेत्रों में किसान सभा के आह्वान पर लड़े गए इस आंदोलन में लगभग 50 लाख किसानों ने भाग लिया और इसे खेतिहर मजदूरों का भी व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में से भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य कौन थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा पी, क्यू और आर सभी। पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स,
एबी अलेक्जेंडर है। निम्नलिखित में से भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य कौन थे? तीनों थे जी, पैट्रिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, तीनों थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया था। इसके सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस तथा एबी अलेक्जेंडर थे। निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 17 अक्टूबर 1919। खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। भारत में मुख्य रूप से मुसलमानों द्वारा चलाया गया यह एक राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। सन 1924 में मुस्तफा कमाल के खलीफा पद के समाप्त किए जाने के बाद यह अपने आप समाप्त हो गया। इंडियन नेशनल आर्मी मुकदमे जो डैश डैश के रूप में भी लोकप्रिय है, नवंबर 1945 और मई 1946 के बीच के कई अधिकारियों के कोर्ट मार्शल द्वारा ब्रिटिश भारतीय मुकदमे थे। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा लाल किला मुकदमे। इंडियन नेशनल आर्मी मुकदमे जो लाल किला के रूप में भी लोकप्रिय है, 1945-1946 में INA के कई अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें कांग्रेस द्वारा आज़ाद हिंद बचाओ समिति का गठन किया गया। उसका नेतृत्व भूला भाई देसाई, जिसमें कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन तथा मेजर शहनवाज खां पर संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया। अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सी तारीख को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के रावी नदी तट पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प लिया गया तथा उस वर्ष से प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हम किस देश से सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने गए थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा जर्मनी। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस 1941 में जर्मनी पहुंचे। वहां जर्मन मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने जापान की भी सहायता ली। उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। रैयतवाड़ी भूमि राजस्व सिस्टम का संस्थापक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? टोडरमल को दिया जाता है। रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय टोडरमल को दिया जाता है। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। अकबर ने 1580 में टोडरमल बंदोबस्त आईने दहसाला नामक नई कर प्रणाली की शुरुआत की, जिसका वास्तविक प्रणेता टोडरमल था। इस सिस्टम के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्षों के उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 राजस्व के रूप में वसूला जाता था। भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सेंट्रल असेंबली बम कांड। सेंट्रल असेंबली बम कांड में भगत सिंह एवं उनके मित्रों को सेंट्रल असेंबली बम कांड के मामले में गिरफ्तार किया गया था। साल 1929 में 8 अप्रैल को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। बम फेंकने के बाद उन्होंने गिरफ्तारी की और उनके खिलाफ मुकदमा 6 जून 1929 को दिल्ली के सेशन जज लियोनार्ड मिल्टन की अदालत में चला गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई। भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति किस योजना के तहत स्थापित की गई थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा जिमरमैन योजना। भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति 1915 में जिमरमैन योजना के तहत स्थापित की गई थी। इसका आयोजन वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्रनाथ लाला हरदयाल और जर्मन विदेश मंत्रालय के सहयोग से लिया गया था, जिसका उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को भारत जाकर क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने हेतु प्रेरित करना,
हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा किसी भी तरह भारत को उपनिवेशी शासन से मुक्ति दिलाना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टरदा कहा जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सूरसेन को कहा जाता है। क्या मास्टरदा कहा जाता है? भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से सूरसेन को मास्टरदा के नाम से संबोधित किया जाता है। सूरसेन जी को 23 दिसंबर 1923 को चटगांव में असम बंगाल रेलवे के ट्रेजरी ऑफिस को लूटने एवं चटगांव आर्मरी रेड की सफलता के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। ये चटगांव के नेशनल हाई स्कूल में उच्च स्नातक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। सत्याग्रही के रूप में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने भूदान आंदोलन की भी नींव रखी थी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा सन 1940 में शुरू किया गया। इसके अंतर्गत प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना गया था। इस आंदोलन में दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में आरंभ किया गया एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इसके तहत भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए ही नहीं बल्कि आंदोलन के माध्यम से किया जाने लगा। इसका एक अन्य उद्देश्य अहिंसात्मक तरीके से देश में सामाजिक परिवर्तन लाना था। दिए गए विकल्पों में से कौन भारत के लिए 1946 की यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉन बैप्टिस्टा ये नहीं था। बाकी लॉर्ड लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स था। जॉन बैप्टिस्टा भारत के लिए 1946 की यूनाइटेड कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य सर पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। इस मिशन के मुख्य उद्देश्य निम्न थे: संविधान निर्माण के तरीकों पर आम सहमत के लिए ब्रिटिश का भारत के चुने प्रतिनिधियों और भारतीय राज्यों से बातचीत करना। दूसरा क्या था? संविधान निर्मात्री सभा का गठन करना। तीसरा क्या था? देश के मुख्य दलों की मदद से कार्यकारिणी परिषद का गठन। 3 मेन क्या थे? उद्देश्य थे किसके? यूनाइटेड कैबिनेट मिशन के। निम्न व्यक्तियों में से किसने 17 नवंबर 1932 को लंदन में आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिमों के लिए भारत भूमि से विशेष रूप से अलग किए गए नए भूमि के हिस्से का नाम पाकिस्तान का प्रस्तावित किया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, चौधरी रहमत अली। वर्ष 1932 से 1935 के बीच कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली नामक एक मुस्लिम छात्र ने पर्चा जारी कर पृथक राज पाकिस्तान की परिकल्पना को जन्म दिया। दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष में मोपला विद्रोह हुआ था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1921 में हुआ था। दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता अली मुस्लियार खां थे। भारत के केरल राज्य में मोपला मुसलमानों के द्वारा सन 1921 में स्थानीय जमींदारों एवं ब्रितानियों के विरुद्ध किया गया विद्रोह मोपला विद्रोह कहलाता है। मोपला विद्रोह इसलिए सांप्रदायिक हो गया क्योंकि केरल के मालाबार तट पर 1836 से 1922 तक सभी जागीरदार या भूस्वामी हिंदू थे और अधिकांश काश्तकार मुस्लिम थे, जिन्हें मोपला कहा जाता था। मोपला लोग केरल के मालाबार क्षेत्र में रहने वाले इस्लाम धर्म में धर्मांतरित अरबी और मलयाली मुसलमान थे। धर्मांतरित थे, रियल नहीं थे, धर्म परिवर्तन करके आए थे। 1931 में गोवा, दमन और दीव के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने नामक योजना को अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल कर लिया। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑपरेशन विजय। 1961 में गोवा, दमन और दीव के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने नामक योजना को अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल कर लिया। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑपरेशन विजय। 1961 में गोवा, दमन एवं दीव के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय नामक योजना को अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल कर लिया। 19 दिसंबर देश के इतिहास में एक तारीख है जिस दिन भारतीय सेना ने गोवा, दमन और दीव करीब 450 साल के पुर्तगाली साम्राज्य से आज़ाद कराया था।
18 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा में ऑपरेशन विजय की शुरुआत की और 19 दिसंबर को पुर्तगाली सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। भारत सरकार की बार बार आज़ादी की मांग के बावजूद पुर्तगाली शासन इन इलाकों को आज़ाद करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय की कार्रवाई शुरू हुई। 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चले इस युद्ध में 19 दिसंबर को भारत ने गोवा को आज़ाद करा लिया। 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया एक प्रस्ताव था जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार की मान्यता का वादा किया गया था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अगस्त ऑफर। सरकार ने वायसराय लॉर्ड लिनथिगो के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया एक ऐसा प्रस्ताव था जिसमें अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए वायसराय के कार्यकारी परिषद के विस्तार का और अपने स्वयं का संविधान तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार को मान्यता देने का वादा किया गया था। अगस्त प्रस्ताव में निम्न प्रावधान थे। फर्स्ट, भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का मुख्य लक्ष्य। भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का मुख्य लक्ष्य। सेकंड, भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना व वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार। थर्ड, युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें मुख्यतः भारतीय अपने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक धारणाओं के अनुरूप संविधान के निर्माण की रूपरेखा सुनिश्चित करेंगे। अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया गया कि सरकार ऐसी किसी संस्था को शासन नहीं सौंपेगी जिसके विरुद्ध सशक्त मत हो। जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियम किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड वेलिंगटन। भारत सरकार अधिनियम 1935 जब अधिनियमित किया गया था उस समय भारत सरकार का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंगटन था। लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल 1936 ईस्वी तक रहा। इसके समय में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 संपन्न हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कौन से दो व्यक्तियों ने 1947-1950 तक किंग जॉर्ज VI के प्रतिनिधि के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई थी? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन सन 1947 से जून 1948 से ईस्वी तक हुए तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी उन्होंने 1947 से 1950 तक किंग जॉर्ज VI के प्रतिनिधि के रूप में भारत के पहले गवर्नर के रूप में कार्य किया। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला 1929 दायर किया गया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त। पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस के दौरान 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली की खाली बेंचों पर बम फेंका जिसका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं अपितु अपने उद्देश्य को सरकार एवं जनता तक पहुंचाना था। बम फेंकते समय भगत सिंह ने पहली बार इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया? बी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसीमन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया गया था। इस अधिनियम के तहत 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अंततः कंपनी शासन का अंत इस अधिनियम द्वारा कर दिया गया। महारानी विक्टोरिया द्वारा की गई घोषणा 1857 ईस्वी के विद्रोह का परिणाम थी और इस उद्घोषणा में यह विश्वास दिलाया गया कि भारतीय लोगों के साथ जाति, धर्म, रंग और प्रजाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें भारतीय राजाओं को भी यह विश्वास दिलाया गया कि उनकी प्रतिष्ठा, अधिकार और गरिमा का सम्मान किया जाएगा। उनके अधीन क्षेत्रों पर किसी तरह का आक्रमण नहीं किया जाएगा। किस वायसराय के दौर में उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। वायसराय लॉर्ड कैनिंग के काल में उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 में उच्च न्यायालय का अधिनियम बनाया गया
जिसके अनुसार 1774 में स्थापित उच्चतम न्यायालय और सदर अदालत को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में एक एक उच्च न्यायालय। संत विनोबा भावे द्वारा 1951 में भूदान आंदोलन आरंभ किया गया। यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। 18 अप्रैल 1951 में आचार्य विनोबा भावे को जमीन का पहला दान तेलंगाना क्षेत्र में स्थित पोचमपल्ली गांव में मिला था। विनोबा जी पद यात्राएं करते और गांव-गांव जाकर बड़े भूमि स्वामियों से अपनी जमीन का कम से कम छठा हिस्सा भूदान के रूप में भूमिहीन किसानों के बीच बांटने के लिए देने का अनुरोध करते थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में निम्नलिखित प्रावधान थे। इसमें भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इस अधिनियम में भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनियनों संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया गया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। इस अधिनियम के द्वारा वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अरोड़ा असफ अली। अरोड़ा असफ अली भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन के आगाज की सूचना दी। उनकी उपलब्धियों के कारण ही अरोड़ा असफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन की रानी कहा जाता है। ऐसा माना जाता कि भूदान आंदोलन जब शुरू हुआ तब विनोबा भावे भूमिहीन हरिजनों की समस्याओं को संबोधित करने के लिए कौन से राज्य के गांव में पहुंचे थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा तेलंगाना। विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित कौन सा घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अटलांटिक घोषणा पत्र। विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित अटलांटिक घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था। अटलांटिक चार्टर ने एक ऐसे विश्व की आशा को अभिव्यक्त किया जहां सभी लोग भय मुक्त वातावरण में रह सकें तथा निजीकरण एवं आर्थिक सहयोग के मार्ग की खोज कर सकें। इस घोषणा के अंतर्गत एक स्वतंत्र विश्व के निर्माण हेतु कार्य करने का आह्वान किया गया। इस चार्टर को संयुक्त राष्ट्र के जन्म का सूचक माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड लिंथगो। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ था। इस युद्ध में विश्व दो भागों में बटा था, मित्र राष्ट्र और धुरीध राष्ट्र। उस समय लॉर्ड लिंथगो 1936 से 1943 ईस्वी तक भारत के वायसराय थे। यह सबसे लंबे समय तक वायसराय रहे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वहां ब्रिटिश उपस्थिति के विरोध का दमन किया। 1945 में विश्व युद्ध की समाप्ति के समय वायसराय लॉर्ड बेबेल 1943 निम्नलिखित में से किस राजनेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। इन्होंने 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व किया। जयप्रकाश नारायण ने आचार्य नरेंद्र देव के साथ मिलकर 1948 में ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1953 में कृषक मजदूर प्रजा पार्टियों के विलय में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। भारत के स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे दिया और चुनावी राजनीति से अलग होकर भूमि सुधार के लिए विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़ गए। किस देश ने 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटामारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कनाडा। 23 मई 1914 को जापानी जहाज कामागाटामारू जहाज सीधी यात्रा के बाद ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के वैंकूवर तट पर पहुंचा, जिसमें 351 यात्री थे। इन यात्रियों में अधिकतर सवार यात्री पंजाब और ब्रिटिश राज से थे। इन प्रवासियों को कनाडाई सरकार ने अपनी ज़मीन पर उतरने से रोक दिया और सिर्फ 24 लोगों को उतारकर बाकी को वापस भेज दिया। शेष यात्री कोलकाता के बजबज बंदरगाह पर पहुंचने पर अंग्रेजों की फायरिंग का शिकार हो गए, जिसमें 22 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना ने आज़ादी की लहर को और तेज कर दिया।
वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। सत्येंद्र प्रसाद बंगाल के एडवोकेट जनरल थे। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने वायसराय की काउंसिल में कानून सदस्य के रूप में प्रवेश करने का सम्मान प्राप्त किया। प्रथम महायुद्ध के बाद सिन्हा को लॉर्ड की उपाधि दी गई। गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा C.F. एंड्रयूज। गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में C.F. एंड्रयूज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुंचे, अतः 2003 से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1919 में किन की गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। जलियांवाला बाग पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में स्थित है। यह स्थान चारों तरफ से दीवारों से घिरा था, जिसमें आने जाने का सिर्फ एक रास्ता था। यहाँ पर 2 स्थान लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन एक सभा का आयोजन चल रहा था, जिस पर सैन्य अधिकारी जनरल डायर ने बिना किसी पूर्व सूचना के अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें 379 व्यक्ति मारे गए तथा 1200 व्यक्ति घायल हुए। भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा एक डैश डैश प्रदेश था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा पुर्तगाली प्रदेश था। भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा एक पुर्तगाली प्रदेश था। 1961 में गोवा एवं दमन द्वीप को पुलिस कार्रवाई से तथा दादरा एवं नगर हवेली को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा पुर्तगालियों से प्राप्त कर भारतीय संघ में शामिल किया गया, जबकि 1956 में चंद्रनगर, माहे, कराईकल, यनम एवं पुडुचेरी को फ्रांस से ले लिया गया। वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष कौन थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा एनी बेसेंट। वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संघ की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी तथा सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। मिलान करना कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करना है। कॉलम ए में लेखक है और पुस्तक है। इसका राइट ऑप्शन क्या है? सी है, सी, ये सी है। तो पहला का क्या हो जाएगा? बीइंग इंडियन। सेकंड हो जाएगा पवन शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है। और बी का थर्ड हो जाएगा तो द ब्रोकन विंग किसके? सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई बुक है। चंदालका राइट्स, ये चंदालका लिखी गई रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। माय मास्टर स्वामी विवेकानंद। इन पुस्तकों को याद करके चलेंगे, साथ में इनके राइटर्स याद करके चलेंगे। बीइंग इंडियन पवन शर्मा के द्वारा, द ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू और चंदालका रविन्द्रनाथ ठाकुर, और माय मास्टर रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, ये ठाकुर जी हैं चंदालका। इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1857 का विद्रोह। 1857 को आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है। यह सैनिक विद्रोह था। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश नीतियों और साम्राज्यवादी शोषण के प्रति जन असंतोष का। सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस संगठन को स्थापित किया? राइट ऑप्शन सी हो जाए ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस संगठन को स्थापित किया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। शिक्षा के विकास के लिए सर सैयद अहमद खान ने अनेक संस्थाएं खोली, जिसमें 1875 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थान प्रमुख है। यह संस्था 1920 ईस्वी से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में 1886 में ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया था। इस कांग्रेस के 1906 में ढाका सम्मेलन में मुस्लिम लीग की गठन हुआ था। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा राजा राम। यूपीपी कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन है। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1627 ईस्वी तथा मृत्यु 3 अप्रैल 1680
में हुई थी। इनके माता पिता का नाम शहाजी भोसले तथा जीजाबाई भोसले था। शिवाजी महाराज के 2 बेटे तथा 6 बेटियां थीं। बड़ा बेटा संभाजी महाराज तथा छोटा बेटा राजा राम थे, जो तीसरे छत्रपति थे। ICT की बुक से भारतीय इतिहास को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि यूपी प्लस UPSI के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की योजना राम प्रसाद बिस्मिल और डैश ने की थी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अशफाक उल्लाह खां। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की ऐतिहासिक घटना 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में हुई थी। इस लूटपाट की योजना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां ने की थी। इसके चलते राजेंद्र लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां तथा रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। हवा महल 1799 में महाराजा डैश डैश द्वारा बनवाया गया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सवाई प्रताप सिंह। हवा महल राजस्थान राज्य की राजधानी जयसिंह शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1799 ईस्वी महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा की गई थी। यह लाल और गुलाबी संगमरमर द्वारा बनाया गया है, जो राजपूताना कलाकृति का अद्भुत नमूना है। इसके वास्तुकार लालचंद्र। निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध डैश डैश में क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, इम्फाल कोहिमा। निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध इम्फाल कोहिमा सेक्टर में कार्रवाई कर रही थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई थी। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया, तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? प्रिटोरिया जा रहे थे। 1893 गांधी जी को प्रिटोरिया जाने के लिए ट्रेन की प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, जो कि गोरे लोगों के लिए आरक्षित था। वैध टिकट होने के बावजूद केवल रंग भेद के कारण उन्हें पीटर मारित्जबर्ग स्टेशन पर जबरदस्ती धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद ही गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग के नाम पर होने वाले भेदभाव और भारतीय समुदाय के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने का निश्चय किया। यूपीपी कांस्टेबल 2019 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, बांग्लादेश। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला है। इसे 1906 में लिखा। मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश डैश शालीमार बाग का निर्माण किया। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, कश्मीर। शालीमार बाग भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में विख्यात उद्यान है, जो मुगल बाग का एक उदाहरण है। इसे मुगल बादशाह जहांगीर ने श्रीनगर में बनवाया था। श्रीनगर भारत के उत्तरतम राज्य जम्मू एवं कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। किस साल भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1917। 1917 में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर SE सैडलर हैं। साथ ही 2 भारतीय डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी एवं डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद इसके सदस्य थे। मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद के लिए हुआ था? राइट ऑप्शन सी, देवदासियों। 1893 में मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ देवदासियों व वेश्याओं की मदद के लिए हुआ था। भारतीय समाज में स्त्रियों का एक विशेष वर्ग था। ये देवदासियां हिंदू राजा महाराजाओं के घर नेतृत्व करती थी। इनकी वजह से समाज में नैतिक पतन, चरित्रहीनता, महिलाहीन दशा जैसी समस्याएं शुरू हो गई थी। यह संगठन ऐसी सामाजिक कुरीतियों के सुधार के लिए जाना जाता है।